नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी और इतिहास विषय के दौरान जो अपना पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जो स्रोतों का सर्वेक्षण, जो उसके तहत हम जो विदेशी यात्रियों के विदेशियों के विवरण है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसके तहत हम पढ़ रहे हैं जो हमने यूनानियों के विवरण के बारे में पढ़ लिया है और आज हम चीनी यात्रियों, चीनी लेखकों द्वारा जो भारतीय इतिहास के बारे में दी गई जानकारियों के बारे में जानेंगे। जो आज की क्लास में कुछ नाम अजीब और अटपटे आने वाले हैं और वैसे चाइना आजकल नहीं तो भी सुर्खियों में चल रहा है। कोरोना वायरस की वजह से सारा आरोप प्रत्यारोप उसी पर डाला गया है। अब प्राचीन समय में जो चाइना और भारत के कैसे संबंध थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चीनी यात्रियों के बारे में हम बात करते हैं। जो चीनी यात्री समय समय पर भारत आते रहे और भारतीयों और चीनियों के संबंध जो मध्य जो संबंध है उसका मुख्य कारण की बात की जाए तो बौद्ध धर्म उसका मुख्य कारण है। चीन में जैसे जैसे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता है तो चीनियों और भारतीयों में संपर्क बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? अगर बौद्ध धर्म की उत्पत्ति की बात की जाए तो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कहाँ से होती है? भारत से होती है। और चीनी बौद्ध भिक्षुओं के जो मन में हमेशा उत्सुकता रहती है बौद्ध धर्म को विस्तृत रूप से जानने के लिए, तो वो बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित संस्कृति साहित्य के बारे में जानने के लिए निरंतर यहाँ भारत आते रहे। और भारत आने के दौरान उन्होंने जो धार्मिक यात्राओं के दौरान संयोग से यहाँ की जो तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियाँ थी उनके बारे में जो विवरण अपने लेखों में किया है, जिससे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मूल रूप से देखा जाए तो उनका जो यात्रा का कारण था वो धार्मिक उद्देश्य अधिक था और उनके जो आंकलन को धार्मिक क्षेत्र को उन्होंने ज़्यादा जो तवज्जो दी और उनके जो आंकलन को पढ़ा जाए, उनके विवरण को देखा जाए तो उसका तुलनात्मक अध्ययन करना जरूरी है। नहीं तो कई चीज़ें उन्होंने भारत के बारे में गलत भी लिखी है। तो हम बात करेंगे अब समय समय पे जो चीनी यात्री भारत आए उनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई चीनी लेखकों के द्वारा और उन पुस्तकों में क्या क्या बातें कही गई, क्या क्या बातों का जिक्र विवरण किया गया जिससे प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। तो हम पहले बात करेंगे शुमाचीन। जो शुमाचीन ये चीनी लेखक है और इसे क्या कहा जाता है? चीनी जो इतिहास का पितामह कहा जाता है और प्रथम जो चीनी इतिहासकार इसी को माना जाता है, जिसने सही व्यवस्थित तरीके से जो इतिहास लिखने की जो प्रक्रिया को शुरू किया गया उसका नाम देखा जाए तो शुमाचीन वह चीनी लेखक था, इतिहासकार था। और इसे इतिहास का जनक, चीन में इतिहास का जनक इसे ही माना जाता है। इसका समय काल अगर पूछा जाए आपसे कि कब की बात है ये, तो प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व। प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहली शताब्दी ईस्वी सन 1 से शुरू होती है ना, तो आज 2020 चल रही है, उससे एक शताब्दी और पीछे चले जाते हैं तो 2020 में 100 और जोड़ दी हमने तो 2120 साल पहले की ये घटना है। उस समय ये लेखक होता है और उसके द्वारा जो ये इतिहास लेखन की परंपरा चीन में शुरू की जाती है और इतिहास का पितामह इसे कहा जाता है। तो अभी जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एक दिन मैं सिलेबस की क्लास लेने वाला हूँ। सिलेबस सही ढंग से आपको समझाना जरूर और फर्स्ट ईयर के बच्चों को तो विशेषकर जो एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा क्या रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपके 3 भाग दे रखे हैं ए, ब, स एग्जाम में। तो उसके तहत पहला भाग है उसमें जो 20 नंबर का होगा और दूसरा जो ब पार्ट होगा वो भी 20 नंबर का और जो स पार्ट होगा वो 60 नंबर का होगा। तो उनमें से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में कैसे क्वेश्चन आएंगे, यही कि भाई चीन में इतिहास का पितामह किसे कहा जाए, चीनी इतिहास का पितामह किसे कहा जाता है, तो ये सीधा सीधा फैक्ट शुमाचीन। तो ऐसे 10 क्वेश्चन आएंगे वैकल्पिक, तो उनके बारे में जानने के लिए फैक्ट आपको लिखने होंगे अपनी नोटबुक में और इन चीज़ों को आपको याद करना। हालांकि ये थोड़े शब्द अजीब और अटपटे लगेंगे आपको, लेकिन अगर आप इनका बार इनको दोहराओ और बार बार याद करने का प्रयास करो तो आप निश्चित रूप से इनको याद कर। तो शुमाचीन के बारे में हमने ये जाना और एक विशेष क्लास आपकी सिलेबस की जल्दी ही मैं आपको लेता हूँ, क्या क्या पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है वो बताऊँगा। तो दूसरा जो चीनी यात्री है उसकी बात करते हैं फाइयान। फाइयान बहुत ही
जो प्रसिद्ध चीनी यात्री है और इसके द्वारा काफ़ी कुछ वर्णन किया गया जिससे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगर इसकी बात की जाए तो ये किस समय भारत में आया, तो 399 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी के दौरान गुप्त साम्राज्य, यहाँ भारत में कौन सा साम्राज्य चल रहा था, उसमें गुप्तों का शासन चल रहा था, तो ये उस वक्त आता है और 15 वर्ष तक भारत में रहता है। 15 वर्ष तक भारत में रहता है और भारत के कई क्षेत्रों का भ्रमण करता है, घूमता है, कई क्षेत्रों को देखता है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती, उनका जो अंतिम समय कहाँ पे गुजरा, ये इन चीज़ों, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी, बौद्ध ग्रंथों के बारे में जो लिख के इसके द्वारा ले जाया गया। तो उस समय जो शासक था, चंद्रगुप्त द्वितीय शासक था, ये धार्मिक यात्रा से आया था और न कि चंद्रगुप्त दरबार में कोई राजदूत बन के आया था। उस समय की बात करी जाए तो उसने अपने लेखों के विवरण में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम कहीं नहीं लिया और उसी समय वो शासक था जिस समय ये भारत आया और कई क्षेत्रों का घूम के इसने भ्रमण करके इसके विवरण में बात की जाए तो इसके विवरण की जो इसने एक पुस्तक लिखी, जो उसी पुस्तक में इसके विवरण की जानकारी मिलती है, तो वो पुस्तक जो फो क्यू की मिलती है। उस पुस्तक में इसने अपनी यात्रा का विवरण किया और जो उससे भारत से संबंधित जानकारी इसमें मिलती है। इस पुस्तक में बात करें तो तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कुछ जानकारियाँ, हालांकि धार्मिक जानकारी इसमें ज़्यादा मिलती है, तो ये जानकारी इसके लेखन में मिलती है। और इसके द्वारा एक जगह जिक्र किया जाता है जो भारतीय दंड और कानून व्यवस्था का, तो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था का जिक्र इसके द्वारा किया जाता है और उसके द्वारा बताया जाता है कि उस समय भारत में जो दंड और कानून व्यवस्था बहुत सख्त थी और कई जगह पर देखा गया कि लोग घरों में जो ताला नहीं लगाते थे, खुले दरवाजे उनके रहते, लेकिन चोरी जैसी समस्याएं यहाँ देखने को नहीं मिलती है। ये फाहियान के द्वारा अपनी पुस्तक में जिक्र किया गया, जिससे प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में हमें सहायता मिलती है। और इसका अगर देखा जाए तो मूल रूप से इसने धार्मिक उद्देश्य से यात्रा की थी और धार्मिक विवरण इसकी पुस्तक में ज़्यादा देखने को मिलता है। ये फाहियान की बात हुई। उसके पास हम हेन सांग की बात करते हैं, जिसे प्रिंस ऑफ पिलिग्रिम्स यानी जो तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, ऐसा फैक्ट क्वेश्चन आपको प्रतियोगिता परीक्षा में भी पूछने को मिल सकता है कि तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, प्रिंस ऑफ पिलिग्रिम्स किसे कहा जाता है, हेन सांग को कहा जाता है। हेन सांग के समय की बात करें कि हेन सांग कब आया, तो हेन सांग की बात करें तो हेन सांग जब जो वर्धन वंश के शासक जो सम्राट हर्ष होते हैं जो भारत के, उसी समय हर्ष जो शासक होता है, वर्धन वंश का शासक होता है, 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक उनके द्वारा शासन किया जाता है। उसी दौरान हेन सांग भारत में आते हैं और हेन सांग को युआन च्वांग भी कहा जाता है। ये नाम भी थोड़ा अजीब सा लगेगा आपको, लेकिन बार बार दोहराओगे तो ये नाम आपको याद हो जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन फैक्ट आपको पूछे जाएंगे परीक्षा में। तो हेन सांग 629 ईस्वी को आता है, 645 ईस्वी तक भारत में रहता है, लगभग जो 15-16 साल तक भारत में रहता है, 16-17 साल तक। और उसके दौरान हेन सांग द्वारा भी कई जगहों की यात्राएं की जाती है और भारत में कई जगह यात्रा करके उनका विवरण इसके द्वारा, और इसका तो सम्राट हर्ष के द्वारा बहुत ही वैभव तरीके से इसका स्वागत किया गया और इसको आश्रय दिया गया बौद्ध धर्म के प्रति है। और अंत में हेन सांग को जो सम्राट हर्ष है उसके द्वारा जो 2 सभाएं की जाती है, एक तो जो कन्नौज की धर्म सभा और प्रयाग की मोक्ष सभा की जाती है, उसमें इसका जो हेन सांग को आमंत्रित किया जाता है और कन्नौज की सभा में हेन सांग द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाती है, विभिन्न धर्मों के लोगों को बुलाया जाता है। तो उसी दौरान जो हेन सांग को मारने का षड्यंत्र किया जाता है, तो हेन सांग के सामने वाद विवाद होता है, तो उसमें इसको अपना प्रतिनिधि हेन सांग के द्वारा जो हर्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है और चैलेंज किया जाता है कि हेन सांग के सामने बोलने वाले की जीभ काट ली जाएगी, ये सम्राट हर्ष के द्वारा किया जाता है। तो इसको राजकीय आश्रय भी, प्रश्रय भी उस समय प्राप्त होता है। अगर बात की जाए तो चीनी यात्रियों ने अपना विवरण जो चीनी भाषाओं में लिखा और उन्हीं जो भाषाओं, जो चीनी भाषा में लिखे हुए ग्रंथ और पुस्तकें, उनका जो अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया गया है और अंग्रेजी भाषाओं उसके द्वारा जो भारतीय इतिहास के बारे में उनसे कई तरह की जानकारियां देखने को मिलती है। तो अब इसकी बात की जाए हेन सांग की, तो इसने तो
तत्कालीन राजनीति के बारे में भी उल्लेख किया था। सम्राट अशोक है, नहीं सॉरी सम्राट हर्ष है, उनके बारे में जो उल्लेख राजा हर्ष है उनके बारे में बताया। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और भौगोलिक स्थितियों के बारे में जानकारी हेनसुआंग के जो हेनसुआंग से मिलती है। अगर इसकी पुस्तक की तो मैंने जिक्र ही नहीं किया, पुस्तक की बात की जाए तो इसकी पुस्तक है CU की, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना और अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में, और इसको आप 5-4 बार दोहराना, इसको रिवीजन करते रहना, ये चीज़ें आपको याद हो जाएगी। तो ये इसकी पुस्तक रहती है CU की, जिसमें इसके द्वारा उल्लेख किया जाता है। अब बात करते हैं इत्सिंग, एक अन्य चीनी यात्री जो इत्सिंग आता है। इसकी पुस्तक की बात करें तो इसने प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं लिखी। प्रमुख बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने भारत की यात्राएं की, उनकी आत्मकथा इसके द्वारा लिखी जाती है। और ये कब आता है? 7वीं शताब्दी के काल में आता है। 7वीं शताब्दी, उसी दौरान जो हर्ष का समय समाप्त होने के पश्चात 7वीं शताब्दी के अंत में आता है। हेनसुआंग जाने के पश्चात ये आता है। और कहते हैं कि ये जो चीनी जो यात्रियों में देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो विवरण करने वाला ये अंतिम यात्री माना जाता है। हालांकि इसके पश्चात यात्री तो कई आते चीनी, तो इसके द्वारा क्या किया जाए, नालंदा और विक्रमशिला जो बिहार में प्राचीन विश्वविद्यालय रहे गए हैं, उनके अंदर इसके द्वारा अध्ययन किया जाता है और बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। संयोगवश इसके विवरण में वहाँ भारतीय जो इतिहास के बारे में और तत्कालीन स्थितियों के बारे में जानकारी हमें मिलती है। अब बात करते हैं हुइली, इसको ये आपको ऐसे लिखा हुआ भी मिलेगा शब्द और ऐसे भी मिल सकता है, तो इसमें आप भ्रमित ना हो ज़्यादा। तो हुइली, इसके द्वारा क्या है, ये हेनसांग का मित्र था, हेनसांग का दोस्त था और ये भारत नहीं आया था। इसने हेनसांग की आत्मकथा लिखी थी और ये चीन में लिखी थी। अब इस आत्मकथा में जो हेनसांग द्वारा बताई गई बातें और उसकी पुस्तक में लिखी गई बातों में जो भारतीय इतिहास की झलक यहाँ देखने को मिलती है। भारतीय उस समय तत्कालीन परिस्थितियाँ, उसके बारे में, भारतीय समाज संस्कृति के बारे में जो उल्लेख देखने को मिलता है, इससे प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। और अन्य लेखक की बात करें तो मातवान लिन उच्चारण करने में दिक्कत हो रही होगी, अजीब से नाम लग रहे होंगे आपको। मातवान लिन, इसका जो लेखन है, इसने जो पुस्तक लिखी है, हालांकि उस पुस्तक का नाम नहीं मिलता, जिक्र नहीं मिलता कहीं, इसके द्वारा जो विवरण दिया गया उसमें जो सम्राट हर्ष शासक थे उस समय वर्धन वंश के, उनके द्वारा जो पूर्वी भारत की तरफ अभियान किए गए, जो असम कामरूप का क्षेत्र जिसे कहते हैं, तो उनके बारे में उल्लेख मिलता है और उसकी जानकारी मिलती है। इसका मतलब ये प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में सहायक सिद्ध होती है। ये हम यहाँ विस्तृत रूप से नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें हम छोटी छोटी जानकारी की भी ये चीज़ें किस तरीके से प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में सहायक है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो चाओ कुआ ये भी चीनी यात्री रहता है और ये भारत की यात्रा करता है। उसके दौरान इसने अपनी एक पुस्तक लिखी है जो चू फोन ची, बड़े अजीब से नाम आ रहे हैं, बच्चे देख रहे होंगे ये क्या हो गया आज। चू फोन ची, ये पुस्तक इसके द्वारा लिखी गई है। इससे क्या जानकारी मिलती है, जो दक्षिण भारत का इतिहास है उससे संबंधित जानकारी मिलती है। और दक्षिण भारत में जो चोल सम्राट हुए, चोल वंश हुआ है, जिसके शासक हुए, उनके शासकों का जिक्र यहाँ देखने को मिलता है। और दक्षिण भारत और चीन के मध्य जो व्यापारिक संबंध है उनके बारे में जानकारी मिलती है। अगर भारत की बात करें तो ये भारत का मैप है, जो भारत का मैप है ये, तो ये थोड़ा सही नहीं बन रहा है, अभी सही बनाता हूँ इसे। ये दक्षिण भारत का क्षेत्र है और ये ऊपर के क्षेत्र में चाइना रहता है यहाँ से, और चाइना और दक्षिण भारत के मध्य होने वाले व्यापारिक संबंधों के बारे में किसकी पुस्तक में हमें जानकारी मिलती है, तो इसका आप आंसर दें चाओ कुआ की पुस्तक में, और पुस्तक का नाम है चू फोन ची, जिसमें हमें ये जानकारी मिलती है व्यापारिक संबंधों। और एक अन्य चीनी जो यात्री उसकी बात करें तो संग्यून है। इसने धार्मिक उद्देश्य से बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत की यात्रा की और संयोगवश उस विवरण में कुछ भारतीय इतिहास की जानकारियां भी हमें मिलती है। तो विद्यार्थियों, बात की जाए
जिस तरीके से यूनानी यात्रियों के विवरण भी भारतीय इतिहास को जानने में सहायक सिद्ध हुए हैं, उसी तरीके से चीनी यात्रियों और जो चीनी यात्री व लेखकों के विवरणों से भी हमें भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। और इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई है चीनी भाषा में लिखी गई थी, और उन पुस्तकों का वर्तमान समय में अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया, और उन्हीं ट्रांसलेशन से, अनुवाद से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। हेनसुआंग की बात करते हैं तो ये हर्ष के समय आता है। ऐसा चीनी यात्री है जो भारत आकर और संस्कृत भाषा को सीखता है, उसके पश्चात संस्कृत भाषा के जो ग्रंथ लिखे हुए थे उनका अनुवाद चीनी भाषा में करके ये ले जाता है। आजकल देख लो, लोग बातें करते हैं कि भाषा कैसे सीखी जाती, क्या है आजकल अगर किसी व्यक्ति के द्वारा दृढ़ निश्चय कर लिया जाए, अगर चीनी व्यक्ति संस्कृत भाषा सीख सकता है, तो आजकल जो अपनी सामाजिक सोसाइटी उसमें जो अंग्रेजी बोलने वाले को तवज्जो और ये वो देखा जाता है ना, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अंग्रेजी भाषा सीखना भी कोई बड़ी बात नहीं, जब एक चाइनीज भारत आकर संस्कृत भाषा सीख सकता है। तो और भाषाओं का ज्ञान व्यक्ति को होना चाहिए। तो इस तरीके से जो चीनी यात्रियों का विवरण हमने यहाँ जाना है। चीनी यात्रा में मुख्यतः एक बार दौरान कर लेते हैं कौन कौन से यात्रियों का विवरण हमने किया। तो सुमाची ने जो आपकी नोटबुक की जो टेक्स्ट बुक है, आपकी पाठ्य पुस्तक है, उसके अलावा जो मैंने चीनी लेखकों का उल्लेख किया वो भी आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, ताकि आपकी प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण और सहायक सिद्ध होंगे। तो सुमाचिन का उल्लेख किया, फोहियान का उल्लेख किया है। फाहियान किसके काल में है भारत, तो इसका आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। और ये आपकी जो एग्जाम पैटर्न है उसके तहत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे तो ये पूछा जा सकता है। फाहियान के बाद हमने ह्वेनसांग का वर्णन किया, जिसको युवान चुआंग भी कहा जाता है, और उसके पश्चात हमने इत्सिंग का वर्णन किया है, हुइली का वर्णन किया, मोतवान लिन का वर्णन किया, चाओजू कुआ का वर्णन किया और संग्यून का वर्णन किया। तो आज हमने चीनी लेखकों और यात्रियों के बारे में पढ़ा है, और कल हम जो अरबी लेखक है, अरबी यात्री है, उनका वर्णन जानेंगे और तिब्बती यात्रियों के बारे में भी वर्णन करें। तो बोलिए, यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया हो, किसी तरह की समस्या शंका हो तो आप निसंकोच कमेंट्स के माध्यम से, अपना जो प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप ग्रुप उसके माध्यम से भी पूछ सकते हैं। और अध्ययन के प्रति आपकी जो जितनी रुचि होगी और जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मुझे उतना ही बेहतर और अच्छा लगेगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे हम। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आएगा, और बाकी आने वाली क्लास में तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।